नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में यहाँ हम अक्टूबर 2020 मंथ से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर्स के मुद्दे रहे हैं, विज्ञान तकनीकी से जुड़े हुए उन सारे मंथ वाइज जो करंट अफेयर्स लेके मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर उनके विश्लेषण, उनके डिस्कशंस मैं करने जा रहा हूँ। यह जो सीरीज़ है स्पेशली मैंने 2021 के लिए प्रारंभ किया है, जहाँ पर पीछे के जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स अपडेट्स किए जा चुके हैं। मंथली करंट अफेयर्स होने से एक मंथ का पूरा करंट अपडेट्स थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो तकरीबन वीडियो की लेंथ जो होती है वो करीब 1 घंटे की होती है। पर हाँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन सारे पहलुओं को उस मंथ में जो भी न्यूज़ में रहे हों उनका एक कंपाइलेशन आपको दे दूँ, और जैसा मैं पीछे कई वर्षों से करता आया हूँ। एग्ज़ाम के समय में इसकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। सो आइए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने बेटर नहीं है। ओके, यहाँ जितना भी समय हम बचा सकें वो हमारे लिए बेहतर होगा। सो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पीछे की वीडियोस आप सुनते रहिए, और अब आप अक्टूबर मंथ की वीडियोस पर आइए। आगे अगला वीडियो नवंबर मंथ, उसके आगे भी अपडेट किया जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी में किन चैप्टर्स को लेकर उसे करंट अपडेट्स पढ़ने हैं, यह मैं आपको पीछे के हर वीडियोज़ में बताता आया हूँ। यहाँ भी एक सरसरी निगाह से आपको बता देता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जनरली वो 11 अध्यायों से पूछे गए हैं। ये पीछे के 2011 से लेकर 2020 तक का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो पेपर विश्लेषण है, अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखिए तो उसमें आपको ये 11 ही चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको मिलते हैं। ये 11 चैप्टर ही हैं जिनको आपको उसके स्टैटिक पढ़ने हैं, और ये 11 ही चैप्टर है जिनसे उनसे जुड़े हुए आपको करंट अफेयर्स पढ़ने यानी समसामयिकी पढ़नी है। कौन कौन से अध्याय हैं? पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, सेकंड एनर्जी, थर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी, फोर्थ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिफ्थ डिफेंस टेक्नोलॉजी, सिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो, सेवन इज़ द IPR, एथ वन इज़ द पार्टिकल फिजिक्स, नौवां बायोटेक्नोलॉजी, 10वां हेल्थ एंड डिजीज़ विथ वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और कुछ विविध टॉपिक्स जो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ वगैरह आप ले लीजिए, इस तरह के टॉपिक्स हैं। साइबॉर्ग ले लीजिए, और इस तरह के बहुत, जैसे ब्लैक बॉक्स ले लीजिए। इस तरह के कोई भी टॉपिक जब न्यूज़ में आता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे MSG का इशूज़ ले लीजिए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इशू ले लीजिए, चाइनीज़ फूड आइटम्स में जो मिक्सिंग की जाती है इवन टेस्ट एनहांसर के लिए, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो इन्हीं के अंदर आते हैं। तो आइए इन्हीं 11 अध्याय को ध्यान में रखते हुए इन्हीं के करंट अफेयर्स को करते हैं। स्टैटिक पार्ट के लिए आप मेरी कक्षाएँ मुझे सुन चुके हैं पहले भी, अब उनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। पहला जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पेपर में है वो है एनर्जी यानी ऊर्जा, और इशू रहा है दिल्ली में जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरकार एग्रेसिव रही है, और यहाँ पर टैक्स वेवर की बात हो रही है, यानी टैक्स वगैरह में आपको पूरी तरह से छूट देने की बात हो रही है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स होंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे, वो काफ़ी हद तक सस्ते होंगे। और मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जनरली कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए कौन सी स्कीम भारत में चल रही है। स्पेशली दिल्ली वगैरह में जो बसेस हैं उनमें काफ़ी हद तक जो व्हीकल्स हैं, जो डीजल वगैरह हैं, पेट्रोल, उनको चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के फॉर्म में लेने की बात हो रही है, कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए कौन सी स्कीम है जो भारत में हुई है स्पेशली, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर देंगे। सो क्या इशू है? दिल्ली का इशू जो है नोटिफिकेशन टैक्स वेवियर के लिए, जो बैटरी व्हीकल्स हैं उनके लिए क्या कहा जा रहा है। देखिएगा, यहाँ पर पूरी तरह से छूट देने की बात हो रही है। जो रोड टैक्स होता है, जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, तो काफ़ी हद तक आपके व्हीकल की प्राइस जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। टैक्सेशंस कम नहीं होता था, अच्छा खासा टैक्सेशंस होता है। और ये एक नई पॉलिसी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो लेकर आया है। इस पॉलिसी को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2020, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को दिल्ली में काफ़ी हद तक बूस्टअप करने की बात की जा रही है, इंसेंटिव दिए जाने की बात हो रही है। यहाँ तकरीबन इस पॉलिसी का जो उद्देश्य है, वहाँ पर लगभग 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रजिस्ट्री करनी है आगे आने वाले 2024 तक। तो एक टारगेट है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, दिल्ली EV पॉलिसी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके पेपर में 2019 में भी आ चुका है, SCNG वाला, हाइड्रोजन CNG वाला क्वेश्चंस। ओके, कि CNG बसेस में अराउंड 50 बसेस में हाइड्रोजन फ्यूल को मिक्सिंग करके दिल्ली में यूज़ किया गया। ये क्वेश्चन 2019 के आसपास UPSC में प्रीलिम्स के परीक्षा में पूछा जा चुका है, हाइड्रोजन CNG का क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो पॉलिसी आई है दिल्ली में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि SCNG वाला क्वेश्चन भी दिल्ली का ही था। गॉट इट? दिल्ली का ही था। अब जनरली यहाँ पर बात क्या है,
कोशिश क्या करनी है कि तकरीबन आज अगर हम बात करें तो 0.29% जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ सड़कों पे दौड़ रही हैं नेशनल कैपिटल दिल्ली में, उसको 2024 तक 25% तक पहुँचाने की बात हो रही है। रीज़न आप सब जानते हैं, पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम करने की बात हो रही है। तो ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट आपको लो इंटरेस्ट लोन दे रही है, जनरली इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसे गवर्नमेंट आपको प्रमोट करे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के लिए। अब इसके लिए आपको बताऊं तो सरकार क्या कर रही है कि एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड बना रही है। ओके, स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड्स बना रही है, खासतौर से इस पर निगरानी रखने के लिए। और प्रतिवर्ष यहाँ पे टारगेट भी है कि 200 चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएं, 200 चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएं, क्योंकि अब अगर ये व्हीकल्स यूज़ होते हैं तो डेफिनेटली इनकी बैटरी वगैरह का पावर ख़त्म होगा, और फास्टेस्ट चार्जिंग बैटरी होनी चाहिए, ये भी चीज़ें हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, ऑडी की एक नई वर्जन गाड़ी थी, तकरीबन वो $3 लाख की थी, उससे ज़्यादा ही थी, और इंडिया में उसका कास्ट तकरीबन आप देखिए तो 1 करोड़ के ऊपर ही जाएगा। लेकिन उसका टैक्सेशन वगैरह आप देखिए तो काफ़ी कम होगा, क्योंकि दिल्ली वगैरह हम देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में पूरा टैक्स वेवर दिया जा रहा है, तो इस तरह का एक फ़ायदा है। फाइन, तो 200 चार्जिंग स्टेशन हर वर्ष बनाने की बात हो रही है, और डेफिनेटली ये बढ़ेगा। और ऐसा कह रहे हैं कि चार्जिंग स्टेशन जो होगा विद इन रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर के एरिया में आपको एक चार्जिंग स्टेशन तो मिलना ही मिलना चाहिए, ये टारगेट है। ओके, तो देखते हैं, और हर वर्ष 200 तो मतलब 5 साल में तो अच्छा खासा, 2024 तक तो अच्छा खासा आप इसको बढ़ा लेंगे। तो ठीक है, ये एक इंसेंटिव बेस्ड है और प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। रीज़न आप सब जानते हैं, पोल्यूशंस काफ़ी हद तक जो दिल्ली, अगर आप टॉप 10 सिटीज़ की बात करें तो दिल्ली हमेशा उसमें अच्छे रैंकिंग में रहता है, कभी कभी तो नंबर 1 पर भी चला जाता है पोल्यूशन की, अगर आप लिस्ट में कंट्रीज़ को निकालें तो। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, इसके बारे में बात करते हैं, ये भी न्यूज़ में रहा है। कंप्यूटराइजेशन सिस्टम है, यहाँ पर एनर्जी और इन्वायरमेंट को एक दूसरे के साथ कंप्यूटर सिस्टम पे एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया अल्टीमेटली ये है क्या। एक इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, ये इंडिया में पहले शुरुआत नहीं है, ये बाहर शुरुआत हुई है, लेकिन अभी इंडिया में नीति आयोग और साथ ही साथ USAID मतलब यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलकर, है ना, इंडिया US एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के अंतर्गत ये इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें जनरली है क्या, जनरली यहाँ पर नॉलेज पार्टनर्स होंगे, डेटा एजेंसीज होंगी, और जो रिलेटेड गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सब इस फोरम का पार्ट है। करना क्या है, करना ये है दोस्त कि यहाँ पर एग्जामिन करना है। मैंने आपको बोला है कि एनर्जी और इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, इसकी एनालिसिस करनी है। इसका मेन की पॉइंट यही है। सब कुछ कंप्यूटेशन सिस्टम के द्वारा होगा, एक मॉडलिंग होगी, और यहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा जो गवर्नमेंट लेगा, भारत सरकार जो लेगी, वो सब इनके माध्यम से किया जाएगा। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ये बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? तो शायद आपने पढ़ा होगा, या अगर आपने इन्वायरमेंट की बुक पढ़ी होगी तो आपको मिला होगा कि सबसे ज़्यादा आपको कोल सेक्टर से होता है, थर्मल पावर प्लांट से। और आपको बोला भी था मैंने कि 60% पावर पूरी दुनिया में आज भी कोयल से ही होती है। पीछे के वीडियोस में मैंने बात बोली, और इंडिया में भी तकरीबन 60% के आसपास। सो मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ कि एनर्जी जनरेशन ही भारत में क्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को परेशान करने का एक कारण है। ओके, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो एग्जामिन करेगा कि एनर्जी और इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनवायरमेंट का मेन प्रॉब्लम तो एनर्जी ही है, जहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न आपको बोलूँ तो आपको थर्मल पावर प्लांट ही मिलता है, इंडस्ट्री वगैरह तो उसके बाद आते हैं। ओके, तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इसकी मदद से कोई डिसीजन ले पाएगी, और यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे कोऑपरेशंस होंगे, जो भी आपने देखा नॉलेज पार्टनर्स होंगे, ओके, फंडर्स होंगे, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स होगा, तो ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन्स पे निकलेंगे। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूशंस वगैरह की मदद भी ली जाएगी, उनके पैरामीटर्स, उनके नॉलेज वगैरह को जो उसकी एनालिसिस होती है उसके बेसिस पर यहाँ पर काफ़ी डिसीजन लिए जाएंगे। अब एनर्जी मॉडलिंग है क्या, तो मैंने आपको पहले ही बोला है, ये एक कंप्यूटर मॉडल है पूरी तरह से, जहाँ पर पूरी मॉडलिंग की जाती है, एनर्जी मॉडलिंग या एनर्जी सिस्टम मॉडलिंग के नाम से आप जानते हैं। यहाँ पर एनर्जी सिस्टम को एनालाइज करने की कोशिश की जाती है इन द रेफरेंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो डेफिनेटली हम लोग चेक करेंगे अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन क्या है, साथ साथ फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी कितनी बढ़ रही है, सब कुछ, सारा इन्वेस्टिगेशन विल बी द पार्ट ऑफ एनर्जी मॉडलिंग।
ओके, अब बात होती है एनर्जी मॉडलिंग, ये शुरुआत हुई कहाँ से है? तो एनर्जी मॉडलिंग फोरम जो है अमेरिका में है, ये स्थापित हुआ था 1976 में। ओके, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ पर ये एक एनर्जी मॉडलिंग फोरम बना सबसे पहले। और ये एक तरह से एक डिसीजन मेकिंग था जो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट को हेल्प भी कर रहा था। ओके, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज़ और अदर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलकर ही इस फोरम को मैनेज कर रहे थे। और ये पूरी तरह से अनबायस था, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध या किसी तरह का नहीं था। और ये जो भी रिलेटेड इश्यूज़ होते थे, मतलब जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ होते हैं एनर्जी और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, उनके जो भी है उनके डिस्कशंस करता है। ओके, और उसके बेसिस पर कुछ ना कुछ एक बेटर रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है कि हमारी एनर्जी की ज़रूरत भी हो पूरी, और साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी हो। ओके, तो ये पूरा का पूरा फोरम है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसका जो भारत के साथ जो रिलेटेड इश्यूज़ रहा है वो मैंने आपको करा दिया है। ऑसरिक्स रेक्स पिछले कई सालों से बहुत महत्वपूर्ण है। इवन क्वेश्चन पेपर में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, बट अगेन स्टिल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर। आप लोगों ने एस्टेरॉइड्स के नाम सुने होंगे। एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह जिन्हें आप कहते हैं। ये एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है बेनू। ये काफ़ी करीब का एस्टेरॉइड है, पृथ्वी से काफ़ी करीब का एस्टेरॉइड है। और आपको बोलूँ, एस्टेरॉइड की स्टडी के लिए भी कुछ मिशन भेजे गए हैं, और ये ऑसरिक्स रेक्स वही है, जिसका पूरा नाम आप यहाँ देख सकते हैं, ऑरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर। इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ ऑसरिक्स रेक्स। थोड़ा टेक्निकल नाम है, तो आप ऑसरिक्स रेक्स ही रखिए, आपका काम हो जाएगा। ये नासा का मिशन है। और ये एस्टेरॉइड्स बेनू के स्टडी के लिए भेजा गया था। कब भेजा गया? फिलहाल लॉन्च तो 2016 में किया गया, अपनी टारगेट जगह पे 2018 में पहुंचा, लेकिन 20 अक्टूबर 2020 को इसने प्रॉपर एस्टेरॉइड बेनू को टच किया। और ऐसा कहा जाता है कि ये बेनू एस्टेरॉइड्स के सॉइल सैंपल को लेकर पृथ्वी पर आएगा, और उसकी डिलीवरी जो रीच टाइम है वो कहा जाता है कि पृथ्वी पर 2023 तक ये पहुंच जाएगा। एस्टेरॉइड्स काफ़ी दूर होते हैं, तो वहाँ से जाकर उसके सॉइल सैंपल को लेकर फिर इट विल कम बैक टू द अर्थ, और सॉइल की हम केमिकल टेस्टिंग करेंगे। अब जानते हैं असल में इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसा क्यों करने की बात हो रही है, उसके पीछे हम लोग कारण पे जाएंगे, और बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कहा जा रहा है 2021 में वहाँ से लौटना शुरू करेगा, और 2023 के आसपास तक, ये 2 साल में तकरीबन वो पृथ्वी पर लौट आएगा। अब बात होती है एस्टेरॉइड बेनू इतना महत्वपूर्ण है क्यों। तो सबसे पहले बताऊं कि इसके पीछे एक नासा फंडेड एक रिसर्च टीम है, लिंकॉन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च टीम। 1999 में ये एक टीम बनी थी। ओके, और इसका मुख्य उद्देश्य था एस्टेरॉइड का अध्ययन करना, और जनरली वो एस्टेरॉइड जो पृथ्वी के काफ़ी करीब हो। तो नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च, नियर अर्थ मतलब जो पृथ्वी के करीब वाले एस्टेरॉइड्स हैं, तो डेफिनेटली बेनू इज़ द पार्ट ऑफ देम। ओके, बेनू इज़ द पार्ट ऑफ देम। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है ओके कि 10 मिलियन ईयर्स, पहले 10 मिलियन ईयर्स में जो सोलर सिस्टम में बने हैं, ओके, जो भी सोलर सिस्टम में बने, उनकी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कह रहे हैं कि तकरीबन इससे हमें काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं एस्टेरॉइड की मदद से। ऐसा बोला जाता है कि रफली जो एस्टेरॉइड्स हैं वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। और आपको पता होगा कि 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड ओके ही लगभग हमारी पृथ्वी की ओरिजिन भी है। 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारे अर्थ की ओरिजिन भी हुई है। तो अगर हम बात करें कि अर्थ के फीचर की बात करें, तो अगर हम पूछें कि ये बताओ कि अर्थ जो है ओके, अर्थ जो है शुरुआत में जब आया था तो उसका फीचर क्या था, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो बेनू एस्टेरॉइड्स है ना, उसकी मदद से हम काफ़ी हद तक उन चीज़ों तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं जैसे ही एस्टेरॉइड बने थे वैसे ही अर्थ भी बने थे। तो ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये काफ़ी देर में बने हैं ओके, और जब देर में बने हैं तो अभी इन एस्टेरॉइड्स की कंडीशन वही है जो कभी प्रारंभिक समय में पृथ्वी की हुआ करती थी। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अभी उस बेनू एस्टेरॉइड्स में वो चीज़ें हैं जो अर्थ पे मौजूद हैं, जो शुरुआत में कभी रही होंगी। तो कहीं ना कहीं अब अगर हम बेनू एस्टेरॉइड की स्टडी करें तो लाइफ फॉर्म को समझने में मदद मिल सकती है कि इस पृथ्वी का शुरुआत में क्या कंडीशन रहा होगा। ओके, फर्स्ट टाइम जो पृथ्वी पर जो चीज़ें आई होंगी वो क्या थी, वो हमें बेनू एस्टेरॉइड्स की स्टडी के द्वारा हमें पता चल सकता है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और ये दूसरी चीज़, ये अर्थ के काफ़ी करीब भी है।
ओके तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे कार्बन एटम चेन है जो जीवन के लिए ज़रूरी है, तो वो सब अभी बेनोस्टेरॉइड्स में किस रूप में है, किस फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं ये स्टडी हमें हेल्प करने वाली है। ओके अब एक बात और मैं बताऊं कि जो एस्टेरॉइड्स हैं, अगर कहीं पर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, समझिएगा, अगर कहीं पर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, ओके तो वहाँ पर मतलब सिंपल अगर मैं बोलूँ तो कार्बन कंटेंट के अनुसार जो सन की लाइट आती है उसका रिफ्लेक्शन बदलता है। अब जैसे अगर मैं वीनस की बात करूँ तो वीनस में लगभग 65% लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। अर्थ पर लगभग 30% लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके और बेनू पर लगभग 4% लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा माना जा रहा है जितनी भी लाइट आती है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ के बारे में बताता है, यहाँ पर कार्बन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन अगर किसी एटमॉस्फेयर में है और अगर ज़्यादा है तो वहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कम है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ज़्यादा है, कहने का तात्पर्य है। तो यानी बेनू एस्टेरॉइड्स में हाई कार्बन कंटेंट है, ऐसा माना जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन सिर्फ 4% ही है जो वहाँ के एस्टेरॉइड्स पर पड़ता है। इवन एस्टेरॉइड्स काफ़ी छोटे हैं इन दिस कंपैरिजन ऑफ अर्थ। और वहीं पर देखिए अगर जहाँ पर वीनस में है तो कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर क्या है, कार्बन कंटेंट जो है कम है, इसलिए वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है वो आपको 65% तक मिल जाएगी। जितनी भी लाइट सन की आती है उनसे रिफ्लेक्ट होती है, और अर्थ पर लगभग 30% लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होकर लौट जाती है। और नियर द ऑब्जेक्ट के बारे में ये भी कहा जाता है, ओके नियर द ऑब्जेक्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि भविष्य में चलकर ये ऐसा हो सकता है, आने वाली शताब्दी में ये पृथ्वी पर गिर भी पड़े, है ना। तो इट में माइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस। तो कहीं ना कहीं एस्टेरॉइड की स्टडी और इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये 2175 से 2199 के बीच ऐसी घटनाएं होंगी या हो सकती हैं, इस तरह के इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। अब जो सैंपल का कलेक्शन होगा उसकी साइट क्या है, तो यहाँ पर जनरली डिसाइड किया गया कि एक क्रेटर है, ओके क्रेटर है, काफ़ी बड़े साइज का क्रेटर है जो नदर्न हेमिस्फीयर में है, ओके नदर्न हेमिस्फीयर में जो उत्तरी गोलार्ध है ना, उस साइड जो है, जो बेनू है उसकी तरफ से हम उसको लेंगे, ठीक है, जो सैंपल लेंगे, ओके जिसको नाइटेंगल के नाम से भी बोला गया है। तो नदर्न हेमिस्फीयर की साइड से जो क्रेटर है ना, वहाँ से इसके सैंपल्स को लेके आने की बात है, जिस जगह को नाइटेंगल के नाम से भी बोला जाता है। अगला जो करंट अफेयर्स है वो संचार सूचना तकनीकी से है, अबाउट नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लेकर। देखिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हर साल ही न्यूज़ में रहा है, पर इस पर कभी कोई क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया नहीं है, आपको मैं साफ साफ बताता हूँ। पर हर साल आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन पे मिल ही जाते हैं। ओके तो सुपर कंप्यूटर मिशन है ये, ठीक है, मैं आपको थोड़े कुछ फैक्चुअल डेटा भी दूंगा। आजकल तो भारत ने अपना सर्वर भी बना लिया है, उस बारे में भी आपको बताऊंगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डाइटी मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही मिलकर ओके नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं साथ मिलकर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ये कोशिश कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट हो गया जो इसको लेकर भविष्य लक्षित है कि इस तरह की चीज़ें आएंगी। अब इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करेगा, ये तो डिपार्टमेंट हो गया। तो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम करेगा उसके लिए सीडेक जो पुणे में है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये दोनों मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे भारत के अंदर। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की आवश्यकता है, ये डीएसटी और डाइटीज के लिए जॉइंटली काम कर रहा है, और इसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए सीडेक और आईएससी बेंगलोर ये मिलकर काम कर रहे हैं। अब बात होती है सुपर कंप्यूटिंग मिशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ठीक है, इट विल एम्पावर द नेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो काफ़ी फास्टेस्ट कैलकुलेशंस, काफ़ी रिजिड कैलकुलेशन, काफ़ी माइन्यूट कैलकुलेशन तो काफ़ी एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर बात हो रही है कि सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाया जाए। ओके मोर देन 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज जो है वहाँ पे उनको दूसरे सुपर कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाए। ओके और ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं जनरली आपको मैं बताऊँ तो कि एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड के द्वारा जुड़ेंगे। जितने भी सुपर कंप्यूटर को हम एक दूसरे के साथ एक्सेस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के माध्यम से। अब नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो होता है एक ऐसा प्रोग्राम है जो भारत में शुरू हुआ था एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब के लिए। ये एक हाई स्पीड नेटवर्क है, मतलब जो भी कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशन, जो स्टडी एज इंडिया में हो रही है वो सारी स्टडीज़ का ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करना। ओके ये पूरी कहानी है इसके पीछे। अब डेफिनेटली अगर हम
सुपर कंप्यूटिंग की बात करें तो ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, हाईली प्रोफेशनल कंप्यूटिंग है। ओके, हाईली प्रोफेशनल कंप्यूटिंग है। अगर पहला सुपर कंप्यूटर बात करें जो इंडिया में असेंबल्ड हुआ था, जिसका नाम परम शिवा था, परम शिवाय, वो आई टी बी एच यू में इंस्टॉल हुआ था पहला। बाद में और भी आए थे, जैसे IIT खड़गपुर ने बनाया, ISCR पुणे ने बनाया, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, काफ़ी हुआ। और जनरली इसका उपयोग बहुत ही माइन्यूट डिस्कशंस या बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस जिसमें टफ टाइप के ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन के लिए, जैसे वेदर, क्लाइमेट की स्टडी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मटेरियल साइंसेज, इनसे जुड़े जो भी अध्ययन होते हैं वो कार्य में सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग किया जाता है। एक इंडिजिनस सर्वर है जिसका नाम रुद्र है। अक्सर आप डेटा लोकलाइजेशन की बात सुनते हैं। लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चन रहा है डेटा लोकलाइजेशन से जुड़ा हुआ, लेकिन एक भी क्वेश्चन उन्होंने ना तो प्रीलिम्स में पूछा है ना तो मेंस में पूछा है डेटा लोकलाइजेशन को लेके। श्री कृष्णा कमेटी का रिपोर्ट भी आया है डेटा लोकलाइजेशन को लेके। RBI और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी डिस्कशंस किया था पिछले साल। फिलहाल कोई भी क्वेश्चन डेटा लोकलाइजेशन से लेकर नहीं रहा है, बट स्टिल आई एम बिलीविंग कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट या कुछ ना कुछ से रहना चाहिए। ओके, सो कहीं ना कहीं इसमें एक रीज़न ये था कि जैसे जो सर्वर होते हैं जहाँ पे डेटा सेव होते हैं, जो इंटरनेट पर डेटा सेव होते हैं, जनरली सर्वर्स इंडिया में नहीं है। चाहे अमेजॉन की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, आजकल इंस्टाग्राम वगैरह भी काफ़ी पॉपुलर। इसका सर्वर मतलब जो डेटा आप कहीं स्टोर करते हैं वो इंडिया के अंदर नहीं होता। इट इज़ नॉट इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, वो इंडिया के जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर होता है। और ये रिस्क है, ये रिस्क है। अब जैसे मान लीजिए आपका अमेजॉन है, आप उस पर सारा अपना डिटेल डालते हैं, अपना सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं। फेसबुक है तो वहाँ तो आप सब कुछ अपना परिवार ही डाल देते हैं, गॉट इट, बहुत सारी चीज़ें आप सब कुछ डाल देते हैं। इवन अपने कार्ड का डिटेल वगैरह भी डालते हैं जब आप अमेजॉन वगैरह पे जाते हैं ट्रांजेक्शन करने। तो काफ़ी आपकी प्राइवेसीज जो होती हैं, और ये डेटा वगैरह आपके इंडिया में तो सेव होता नहीं है। वो तो आप उनके साइट पर जाते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो खट से जाके वहाँ के सर्वर से लाके खट से आपके कंप्यूटर पे ओपन कर देती है। आपको पता भी नहीं चलता कि वो सर्वर इंडिया में था ही नहीं डेटा। ओके, वो सब आपके इंडिया के बाहर है। तो वहाँ पर एक सर्वर की बात हुई इंडिया में। इंडिया हैज़ डेवलप्ड इंडिजिनस सर्वर जिसका नाम रुद्रा है। ये पूरी तरह से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम पर आधारित है। ओके, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के सारे डेटा वेटा को यहाँ पर सेव करने की बात हो रही है। और पहली बार ऐसा है, फर्स्ट टाइम, कि भारत में कोई सर्वर प्रणाली विकसित की गई है। ओके, और फुल सॉफ्टवेयर स्टैक डेवलप बाय सीडेक। इसका पूरा का पूरा जो कार्यभार है वो सीडेक के अंदर ही है। ठीक है। बायोटेक में एक टॉपिक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, बड़ा पॉपुलर है, और इसके बारे में मैंने आपको पीछे के वीडियोस में भी बताया है। असल में आजकल ना एक रिपोर्ट आया है कि कोविड वगैरह के केस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज़ ऑल्सो अ बेस्ट वायबल ऑप्शन, है ना, एक अच्छा ऑप्शन है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में लाया जा सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को ही हम लोग हाइब्रिडोमा तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी को हम लोग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। असल में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन 80s में हुआ था, 1980s के आसपास। 3 शख्स थे जिनका नाम था नील जर्ने, कोहलर और माइलस्टीन। अगेन रिपीट, नील जर्ने, कोहलर और माइलस्टीन। इन 3 बंदे ने मतलब 3 साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर इस तकनीकी को इवॉल्व किया था। ओके, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से मिला। ओके, और इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जनरली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए। असल में एक अनाउंसमेंट हुआ है। क्या अनाउंसमेंट हुआ है? जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव, इन दोनों ने मिलकर एक अनाउंसमेंट किया है। ओके, कि ये साथ में मिलकर SARS-CoV-2 न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। ये ऐसा एंटीबॉडी होगा जो लिविंग बॉडी के अंदर बनता है। पहले तो ये कंडीशन मैं आपको बता दूं, ये किसी जीव के अंदर बनता है, और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो किसी जीव के अंदर बनेगा उसका उपयोग किया जाएगा सार्स वायरस के खिलाफ, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यानी अगर वो वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इफेक्टिव नहीं होगा, विरुलेंट नहीं होगा, खतरनाक नहीं होगा। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरली मैं आपको बताऊं तो एक मैन मेड प्रोटीन होता है। जनरली ये क्या करता है, ह्यूमन की एंटीबॉडी, है ना, एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है ह्यूमन की एंटीबॉडी ह्यूमन के अंदर काम करती है उसको इम्यूनिटी देने के लिए। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये काम करता है। ओके, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये काम करता है। ओके, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये काम करता है। एक मिनट।
तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये काम करता है। ओके, अब सुनिएगा। असल में मैं आपको यहाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में एक वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, और 10 मिनट का वीडियो, उसमें स्पेशली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में बताऊंगा कि कैसे लिम्फोसाइट सेल्स को माइलोमा सेल के साथ मिलाते हैं। लिम्फोसाइट सेल वही होता है जो WBC बनाता है। ओके, वो श्वेत रुधिर कणिकाएं जिन्हें आप बोलते हैं, जो शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर WBC को अगर हम कृत्रिम तरीके से बनाना चाहें, उसको मल्टीप्लाई करना चाहें, लिम्फोसाइट सेल जिसको हम बोल रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिम्फोसाइट सेल में डिवीजन एबिलिटी नहीं होती है। तो हम उनको करते क्या है, माइलोमा सेल के साथ, माइलोमा एक कैंसरस सेल होते हैं, उनके साथ मिलाते हैं, दोनों सोमैटिक सेल का फ्यूजन कराते हैं। ओके, क्योंकि कैंसर सेल भी एक सोमैटिक सेल है और लिम्फोसाइट सेल भी एक सोमैटिक सेल होता है, और दोनों सोमैटिक सेल का हाइब्रिड बनाते हैं। तो हाइब्रिड ऑफ सोमैटिक सेल, तो इसीलिए हम उसको हाइब्रिडोमा भी कहते हैं। दो सोमैटिक सेल का हाइब्रिड बनाया जाता है यहाँ पे, हाइब्रिडोमा सेल। और फिर उसके बाद हम उस हाइब्रिडोमा को किसी जीव के अंदर डालते हैं। आप बंदर के अंदर डाल दीजिए, चूहे के अंदर डाल दीजिए, और इस हाइब्रिडोमा में आपको लिम्फोसाइट सेल होता है। वो लिम्फोसाइट सेल में डिवीजन एबिलिटी आ जाती है कैंसर सेल की वजह से। अब उसमें अगर हम कोई पैथोजन डालते हैं तो वो WBC जो होता है विभाजित होकर संख्या बढ़ाकर उस वायरस के अगेंस्ट में जो आपने चूहे के अंदर या बंदर के अंदर डाला है, वो एंटीबॉडी बना देता है, और उस एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, और वो एंटीबॉडी जो होती है वो जनरली हम जो यहाँ बनाते हैं वो कोविड वायरस के अगेंस्ट में बनाते हैं। तो जो पैथोजन हम चूहे के अंदर डालते हैं जिसके अगेंस्ट में WBC एंटीबॉडी बनाती है, वो एक्चुअल में सार्स का होगा, तो वो सार्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। इस तरीके से कर और लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनता है, मैन मेड प्रोटीन है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ओके, और ये एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है जैसे कि ह्यूमन की एंटीबॉडी काम करती है ह्यूमन की इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में एक इंडिजन प्रोग्राम है। देखिए ये प्रोग्राम है क्या, यहाँ पे बहुत सारे जीनोमिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया, लगभग कंप्यूटर एनालिसिस की गई 1029 सीक्वेंस के जीनोम्स को, मतलब जीनोमिक सीक्वेंसेस को या जीनोम सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया इंडिया में, जिसको पब्लिश वगैरह भी किया गया। ये एक प्रोग्राम है जो इंडिजन के नाम से आता है, इंडिजन के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटेशन एनालिसिस है, सारा का सारा कंप्यूटेशन वर्क है। ये पूरा जो है इंडिजन प्रोग्राम के नाम से आया है। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको बता दूं ये प्रोग्राम के अंतर्गत हम करते क्या है। एक एनालिसिस हुई है, ठीक है, इंडिजन मैं बताता हूं है क्या, आपको बताता हूं। पहले आपको करंट बता देता हूं, करंट में आया क्या है न्यूज़। जो एनालिसिस हुई है इंडिजन प्रोग्राम के अंतर्गत, इसमें लगभग 5,58,98,122 सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई किया गया। समझिएगा, 5,58,98,122 ओके न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई किया। न्यूक्लियोटाइड्स आप समझते होंगे, A, D, G, है ना, सॉरी A, C, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, जब वो बेस पेयर और फास्फोरस के साथ जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। बेस जब शुगर और फास्फोरिक एसिड के साथ मिल जाता है तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो जनरली जो न्यूक्लियोटाइड के वेरिएंट्स हैं, इतने न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई किया गया। जो इंडिया का डेटा है, जो इंडिया के जीनोमिक डेटा सेट लिए गए 1029 सीक्वेंस में, उसमें लगभग इतने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को सीक्वेंस की एक एनालिसिस की गई। उसमें क्या पता चला, उसमें अगर पूरी दुनिया के डेटा के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये पता चला कि लगभग 1,80,16,257 ऐसे वेरिएंट्स हैं आउट ऑफ 5,58,00,000 में से। इतने वेरिएंट, यानी तकरीबन 32.23% वेरिएंट ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, जो सिर्फ भारतीयों में ही देखे गए हैं, जो सीक्वेंस आइडेंटिफाई हुए हैं। ओके, जो सिर्फ भारतीयों में ही देखे गए। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके ह्यूमन के इवोल्यूशन, ह्यूमन के रेसेस को समझने में मदद करेगा। और आपको बताऊं, हर साल आपके पेपर में क्वेश्चन जीन सीक्वेंसिंग पे होता ही है। 2020, 2019, 2018 हर साल एक क्वेश्चन आपके पेपर में जीन सीक्वेंसिंग पे होता ही है। तो थोड़ा सा हम इंडिजन पे भी बात करेंगे और थोड़ी सी जीन सीक्वेंसिंग पे भी बात करेंगे। इंडिजन जो प्रोग्राम है ये पब्लिक हेल्थ को लेकर आया है इंडिया में, जहां पर जीनोमिक स्टडी की बात होती है। जीनोमिक स्टडी जो आपके अंदर होता है, ठीक है, जीन, DNA सीक्वेंसेस। इस प्रोग्राम को CSIR द्वारा लाया गया 2019 में, अप्रैल 2019 में प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसमें हज़ारों की संख्या में लोग हैं, उनके जीनोमिक सीक्वेंसेस किए गए। अभी आपने देखा 1029 के आसपास,
और उनका जो डाइवर्स एथनिक ग्रुप है इंडिया में, जो डिफरेंट तरह के रेसेस हैं, अब लोग कहते हैं इंडियंस आर्यन हैं, मंगोलाइट्स हैं, ऑस्ट्रेलाइट्स हैं, बहुत सारे रेसेस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्टडी से हम ह्यूमन जो एथनिक ग्रुप्स है, बहुत सारे ह्यूमन में डाइवर्सिटीज़ है डिफरेंट। ओके, तो क्या उनका बैकग्राउंड था, क्या उनमें सिमिलरिटी है, क्या उनमें डिफरेंसेस है, जीनोमिक बेसिस पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए तो बहुत सारे जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। तो जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी की बात हो रही है, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। पब्लिक हेल्थ जो टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, एप्लीकेशंस यूजिंग पॉपुलेशन जीनोम डेटा के बेस पर हम पब्लिक हेल्थ को यहाँ पर बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मतलब ये एक फ्यूचर है ना, इंडिजन के नाम से इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जीनोम सीक्वेंसिंग तो आपके पेपर में हर साल ही एक क्वेश्चन रहता है। देखिए जीनोम होता क्या है, जनरली आपको बताऊँ तो जीनोम हमारी बॉडी में मौजूद जितने भी जीन होते हैं, अगर आप सारे जीन को जोड़ दीजिए, उनके सम को हम जीनोम कहते हैं। तो सम ऑफ ऑल द ह्यूमन जीन इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन जीनोम। ओके, अब बात होती है ये जीन होते कहाँ हैं। जीन आपकी बॉडी में आपके डीएनए के अंदर होते हैं। उस डीएनए के अंदर एक विशेष तरह का सीक्वेंस होता है बेस पेयर का। उन्हीं सीक्वेंस में एक विशेष जीन होते हैं जो किसी विशेष प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और हमारी बॉडी में हर गुण किसी ना किसी प्रोटीन के फॉर्म में होता है। एक वीडियो है जो बायोटेक का है, जो ऑलरेडी आप पूर्वांचल है इसके यूट्यूब पे जाइए, बायोटेक का एक वीडियो जो बेसिक वाला है, इंट्रोडक्शन वाला, ये वीडियो वहाँ पे फ्री में डाउनलोड है। वो पेइंग नहीं है, वो फ्री में डाउनलोड है। मैंने अपलोड किया हुआ है, काइंडली उसको एक बार देखिएगा, आपको काफ़ी हद तक जीन के बारे में समझ में आ जाएगा। डीएनए मोस्टली जो होता है आपको न्यूक्लियस में मिलता है, ठीक है, क्वाइल्ड होता है, वो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। तो अल्टीमेटली जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। ओके, और क्रोमोसोम के अंदर कहाँ, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में एक स्पेसिफिक जो बेस पेयर का क्रम होता है, जैसे AT GCC GAT है, वो एक विशेष क्रम, एक जीन सीक्वेंसेस होता है जो विशेष तरह के प्रोटीन का निर्माण करता है। ओके, अब यहीं पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंस होता है। ओके, इंटायर ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 3 बिलियन बेस पेयर होता है। जैसे आप मैं सब में 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं, वही AT GC करके जो बेस पेयर होते हैं। ओके, तो ह्यूमन का जो जीनोम साइज है वो 3 बिलियन बेस पेयर है। लेकिन एक बात बताऊं, इस बेस पेयर में जो बेस के क्रम है ना, ऑर्डर है, AT GC वाले जो क्रम है, वो हम सब में अलग अलग होते हैं। ओके, इसीलिए आप अलग और मैं अलग, लेकिन हैं दोनों ह्यूमन, क्योंकि हम में 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। अगर मैं बताऊं, मान लीजिए कोई फॉसिल मिलता है, तो वो कैसे बताइएगा वो ह्यूमन का फॉसिल है कोई और है? कुछ नहीं, आप उसके डीएनए सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई कीजिएगा, 3 बिलियन बेस पेयर आते हैं तो वो ह्यूमन का फॉसिल है। ओके, तो एक कॉमन सेंस हो गया। अच्छा, ह्यूमन की जीनोम की साइज लगभग 3 बिलियन बेस पेयर होती है, जिसमें सारे के सारे जीन ह्यूमन के होते हैं, ठीक है। और इसी की मदद से, बेस पेयर सीक्वेंसेस की मदद से ही हम जीन सीक्वेंसिंग का कार्य करते हैं। बहुत सारे फायदे होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जब आप सदन ब्लॉटिंग करते हैं तो वहाँ पे भी इन्हीं सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। नायलॉन मेश पे रखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं, नायलॉन मेश पे रखते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। वो सारे प्रोसीजर्स में हम इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, पर उतने प्रोसीजर्स पे नहीं जाना हम कैसे करते हैं। ओके, हेल्थ एंड डिजीज से एक टॉपिक जुड़ा है, वर्ल्ड पोलियो डे, जो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं, वर्ल्ड पोलियो डे। ये वर्ल्ड पोलियो डे रोटरी इंटरनेशनल द्वारा हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जनरली उससे दिन जॉनस सॉक ने, जॉनस सॉक का वो बर्थडे है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। जॉनस सॉक वही वैज्ञानिक है जिसने पोलियो माइलेटिस के लिए सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण किया था। तो 24 अक्टूबर इज़ द बर्थडे ऑफ द जॉनस सॉक। उसी के जन्मदिवस में एज अ कुछ भी कह लीजिए सेलिब्रेशन में 24 अक्टूबर को रोटरी इंटरनेशनल द्वारा वर्ल्ड पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसी बंदे ने सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण किया। अब पोलियो के बारे में बात करें तो हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, जनरली आपको यंग बच्चों में इफेक्ट डालता है। हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, जनरली आपको यंग बच्चों में हिट डालता है। WHO ने पोलियो माइलेटिस को ऐसे ही डिस्क्राइब किया है जो मैंने आपको बोला है। अब बात होती है पोलियो माइलेटिस बच्चों में आता कहाँ से, तो फीकल ओरल रूट से आता है, कंटामिनेटेड फूड से, या फिर ये कह लीजिए कि जब बच्चे शौच वौच करते हैं, गंदा पानी वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह में उस केसेस में आता है। जनरली इसका जो तरीका है वो वाटर और फूड ही है। अगर आपका कंटामिनेशन है तो वो चीज़ें आपकी बॉडी में आ जाती हैं और आपकी इंटेस्टाइन में जाकर वो मल्टीप्लाई होती हैं और धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम में फैलकर और फिर आपको पैरालिसिस का प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, नर्वसनेस जिसको आप बोलते हैं। 24 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया। और आगे चलकर बताऊं तो 2 साल बाद 2014 में साउथ ईस्ट एशियन रीजन में WHO का कहना है कि इंडिया इज़ अ पार्ट जिसके अंदर आता है। आज इंडिया पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गया है। फिलहाल
साउथ ईस्ट रीजन की इसलिए बात हो रही है कि साउथ ईस्ट रीजन कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर अभी भी पोलियो अच्छी खासी मात्रा में है, और उन्हीं की वजह से आज भी भारत में पोलियो वैक्सीन लेना पड़ता है। अगर वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, जैसे WHO का कहना है कि अगर वो कंट्री भी अगर पोलियो वैक्सीन लेने लगें, क्योंकि कुछ मिथ हैं ऐसे, जैसे पाकिस्तान है, काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें मिथ है कि अगर वो वैक्सीन ले लेंगे तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रहेगी, बहुत सारे। अब कितनी सच्चाई इन चीज़ों में मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑथेंटिक चीज़ों पे भरोसा करता हूँ, लेकिन इस तरह के मिथ हैं, इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और 2014 से भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन मैंडेटरी कर दिया गया है, ये आप लोग जानते ही हैं। ओके, और दोस्त ट्रेवलिंग बिटवीन इंडिया एंड पोलियो इफेक्टेड कंट्री, जहाँ अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, सीरिया, ये सब वही पिछड़े वाले कंट्री हैं, आप खुद दिख रहे हैं। ठीक है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन इज़ मस्ट फॉर एवरी चिल्ड्रन, और लगवाना भी चाहिए। तो आप सुरक्षित अभी भी नहीं हैं, क्योंकि आपके पड़ोसी जो राष्ट्र हैं वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए आपको ओरल पोलियो वैक्सीन आज भी लगानी होती है, मतलब बच्चों को देना होता है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बहुत चर्चा रही है, और ICMR ने पहले इसको लागू किया कि ठीक है कि हम इसको थेरेपी के लिए यूज़ करेंगे, बाद में ICMR ने इसे विड्रा भी कर लिया कि ये प्लाज्मा थेरेपी कोई बहुत इफेक्टिव थेरेपी नहीं है। ओके, काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, नीदरलैंड है, इन लोगों ने भी बताया कि भाई हमने भी कोशिश की, बट प्लाज्मा थेरेपी से कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो आज के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो प्लाज्मा थेरेपी आज पूरी तरह से बंद है। इस बारे में हमने पीछे भी बात की है, कन्वॉल्सेंट प्लाज्मा के बारे में बात की है, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं खींचूंगा। प्लाज्मा भी एक तरह का मटेरियल होता है, द्रवित पदार्थ होता है, जो आपके ब्लड के अंदर ही पाया जाता है। कोविड-19 के लिए इसका काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसका उपयोग किया जाएगा। कन्वॉल्सेंट प्लाज्मा जो होता है, एक्सट्रैक्टेड होता है, वो ब्लड से ही निकाला जाता है, जनरली जो बंदे रिकवर हो जाते हैं उन्हीं के ब्लड से निकालना होता है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं तो यहाँ पे पूरा ब्लड नहीं निकलता, सिर्फ प्लाज्मा ही निकलता है। प्लाज्मा डोनर जो होता है वो बंदा हर 2 वीक के बाद फिर प्लाज्मा दे सकता है, ब्लड डोनर नहीं दे सकता, उसको 3 महीने वेट करना होगा, लेकिन प्लाज्मा डोनर हर 2 वीक के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, मैंने पीछे के वीडियोज़ में आपको बताए हैं। ओके, तो जो भी बंदा है वो 28 दिन में सिम्टम्स ना आने के बाद जब वो हेल्दी हो जाता है तो वो अपना प्लाज्मा वगैरह डोनेट कर सकते। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ ये आज बंद हो गया पूरी तरह से, ठीक है, ख़त्म है ये, इसकी कोई न्यूज़ या उस तरह की चीज़ें नहीं है। ICMR ने इसको बंद कर दिया स्टेटमेंट को। नार्को एनालिसिस की बात करते हैं, वही जिसे आप लाई डिटेक्टर कहते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट कहते हैं। ओके, एक सीरियल आता था सच का सामना, यानी उन सब चीज़ों के लिए जो आप लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफी, P300 टेस्ट, ये सारी चीज़ें करते हैं, इसको हम नार्को टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो जो लोग झूठ बोलते हैं उनको पकड़ने वाली मशीन, आप ऐसे कह सकते हैं। असल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर कोशिश किया कि हाथरस वाला जो रेप और मर्डर केस है, विक्टिम फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबों को नार्को टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई करने की कोशिश। यहाँ पर है क्या, इसमें कंसर्न है क्या? एक्चुअली देखिए, कुछ कंसर्न है इसमें कि अब जैसे मान लो कोई गरीब घर का आदमी है, उसको ज़्यादा राइट तो पता होता नहीं, अपना फंडामेंटल राइट क्या है। अब उसको आप लेकर और उसका राइट टू प्राइवेसी का हनन कीजिए तो वो ठीक नहीं है। एक तो ये केस है, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन की डिग्निटी, उसकी लिबर्टी, ओके, उसका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं ये डिस्क्लोज करता है। तो वही मैं आपको बोलूँ कि नार्को एनालिसिस एक तरह से राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में है ये। इसीलिए यहाँ पर जब आपको कोर्ट डिसीजन देता है या जब तक आप तैयार नहीं होते हैं तब तक आपका नार्को एनालिसिस नहीं होगा। इसमें करते क्या है पता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे सोडियम पेंटाथॉल होता है, सोडियम एमिटॉल भी होता है, यहाँ नहीं लिखा हो बट सोडियम एमिटॉल भी होता है। अगर आप बुक में जाएंगे तो मिसलेनियस चैप्टर में मैंने नार्को एनालिसिस दिया हुआ है। इसको क्या करते हैं कि वाटर के साथ मिलाकर, है ना, 3 मिलीग्राम के आसपास होता है, बहुत कम होता है, और करीब 3 लीटर वाटर के साथ एक रेशियो बनाकर वो डॉक्टर आपके पास होता है, वो आपको इसका जस्ट लाइक ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, डेक्सट्रोज चढ़ाते हैं, उस तरह इसको भी चढ़ाया जाता है। ये धीरे धीरे क्या करता है, आपको हिप्नोटाइज कर देता है। इस केमिकल को जब आपको दिया था हिप्नोटाइज कर देता है या सीडेटेड स्टेट वगैरह में ले जाता है आपको। ओके, और पूरी तरह से इस दवा को या मेडिसिन को जो भी दिया जाता है उसको ट्रूथ ड्रग या ट्रूथ सीरम के नाम से जानते हैं। इसका सबसे पहले यूज हुआ था वर्ल्ड वार 2 के समय में, काफ़ी इंटेलिजेंट ऑपरेशंस के लिए। एनेस्थीसिया वगैरह में भी बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग किया जाता है और इसमें बॉडी ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से जोड़ देते हैं। MRI होती है, ECG होता है, EEG होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम इनसे जोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। देखिए ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोफोर्टिफिकेशंस।
ओके, बायोफोर्टिफिकेशन भी काफ़ी पॉपुलर रहा है। अगर हम बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने 17 नए बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज को, ओके, जो 8 क्रॉप में है ना, 8 क्रॉप के कुल 17 नए फोर्टिफाइड वेराइटीज को डेडिकेट करने की बात की है। अब बात होती है कि भाई ये 17 नए जो वेराइटीज हैं, जो 8 पौधों के अंदर जो 17 किस्में हैं, ओके, उनमें क्या फोर्टिफिकेशन है, क्या करने की बात कर रहे हैं। तो यहां मैं आपको बताऊं इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या मैं आपको बताऊं। देखिए अक्सर में क्या होता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको 2 रुपए का राइस मिल जाएगा, 3 रुपए का गेहूं मिल जाएगा। देखिए वो पेट भरने के लिए ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए ठीक नहीं है, वो न्यूट्रेटिव नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो कह लीजिए कि वो गरीबों के लिए है, असहाय लोगों के लिए है, मतलब ये है। अब उन चीज़ों पे हम बात और बहस नहीं करना चाहते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, गरीबों की लाइफ नहीं है। तो नहीं है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, नहीं है, ठीक है, नहीं है। वो सिर्फ नेता वेता सबसे दिखाने के लिए करते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज पैसा होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो आप खुद देखें आप कोविड में आपकी क्या हालत रही है, क्या दिक्कत हुई है, उस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा ये लॉजिक है कि सीधे काम की बात करते हैं, नो बकवास। अब यूट्यूब वगैरह पे यहाँ पर क्या होता है जनरली 10 मिनट और भाई सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, ये सब थोड़ा अवॉइड करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो बेटर है कि लाइव ना हूँ, ये वीडियोज़ रिकॉर्डिंग कर दूँ और आपको दे दूँ, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं सर लाइव आया करो, लाइव में होता कुछ नहीं है। हाँ सुन रहे हैं, हाँ भाई 50 बार आपका नाम लेंगे, 5 मिनट वहीं खत्म हो जाएगा। तो बेटर सीधी काम की बात, नो बकवास, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस है क्या? अब यहाँ पर ये बोला गया कि देखिए जो हम खाने में जो थाली लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल थाली जो लेते हैं वो ना न्यूट्रिएंट थाली होनी चाहिए, यानी न्यूट्री थाली होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ही ना हो, उनमें न्यूट्रिटिव मिनरल्स भी हों, ओके, मिनरल्स भी हों। तो यहाँ पर जनरली इन जो 17 नए वेराइटीज़ की बात हो रही है, 8 नए क्रॉप की बात हो रही है, यहाँ पर 3 गुना न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने की बात हो रही है। जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है 3 गुना बढ़ाने की बात हो रही है। तो बायोफोर्टिफिकेशन है क्या? कुछ नहीं, एक ऐसा तरीका हो गया, एक ऐसा फूड हो गया जहां पर न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है फूड क्रॉप में। किस तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो विटामिन होता है, जो मिनरल एलिमेंट होता है, उसकी मात्रा को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। अब बात होती है कैसे बढ़ाया जाएगा। इसके कई तरीके हैं, या तो सामान्य प्लांट ब्रीडिंग के तरीके से बढ़ाया जाए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के तरीके से बढ़ाया जाए। अब कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है? मान लीजिए एक वेराइटी है वो अच्छा है, दूसरा वेराइटी है थोड़ा कम है, लेकिन दूसरे वेराइटी में कुछ और चीज़ें अच्छी हैं, तो इन दोनों का हाइब्रिड बना दीजिए। तो इसका और उसका दोनों का गुण आ जाएगा। उसका सीड लगाइए, उसको ग्रो कीजिए और फिर उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को चेक कीजिए। बेटर अगर आ गया, रिजल्ट आ गया, तो उसके सीड को मल्टीप्लाई कीजिए, किसानों को दीजिए। ये एक तरीका है, एक सिंपल तरीका है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं, ठीक है। ये कन्वेंशनल तरीका हो गया। तो कन्वेंशनल तरीका, अब इसमें हम प्रो विटामिन ए के सोर्स को डालते हैं, कैरोटीनॉइड डाल दें, जिंक डाल दें, आयरन डाल दें। तो ये सब बायोफोर्टिफिकेशन से इन सब चीज़ों को हम फूड में क्या करते हैं, उसके न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बायोफोर्टिफाइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मैंने अभी आपको बोला कन्वेंशनल क्रॉप ब्रीडिंग में क्या करते हैं, ऐसी तकनीकें जहां हम नए वेराइटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छे उनके बीच में फ्यूजन कराने की बात करते हैं, तो वो हो गया। और क्रॉसब्रीड वेराइटीज़ होते हैं अदर ट्रेट्स वगैरह से, जो अदर गुणों वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वायरस रेजिस्टेंस वाला प्लांट है, या ड्रॉट रेजिस्टेंस वाला प्लांट है, हाई यील्डिंग वाला है, टेस्ट वाला है, तो उनके बीच में भी फ्यूजन कराया जाए, क्रॉस ब्रीड कराया जाए अदर तरह के वेराइटीज़ से, ओके। और कोशिश की जाए उसके अंदर विटामिन ए, जिंक, आयरन, इनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो बायोफोर्टिफिकेशन जो हो गया, ये जनरली जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ओके। अच्छा, एक तो ये हो सकता है कि या तो हम पैदावार ही ऐसी कर दें, ऐसा क्रॉप बना दें, और या फिर ऐसा होता है कि जब हम क्रॉप को तैयार करते हैं तो उस समय उसमें कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को क्या करें, उसमें प्रोसेसिंग के द्वारा, जब प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसमें हम मिला दें। तो 2 तरीके से बायोफोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, एक तो प्लांट्स वगैरह में फ्यूजन कराकर, और दूसरा ये हो सकता है कि जब हम पौधे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसमें वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को हम सप्लीमेंट करके मिला दें। तो ये कुछ तरीके हैं जो न्यूट्रिएंट्स को मिलाने की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है, 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है, उसमें 3 नोबेल प्राइज़ हर साल अक्टूबर में दिया जाता है। तो ये अक्टूबर मंथ तक करंट अफेयर्स है, तो अक्टूबर मंथ में सुनिए। और नोबेल प्राइज़ आपके मिसलेनियस टॉपिक पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है, जनरली वो ब्लैक होल की और समझ विकसित करने के लिए दी गई है, जहाँ 3 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिसमें रॉगर पेनरोज हैं, रेनहर्ड गेंजल है और एंड्रिया गेज है। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ देखिए तो आपको काफ़ी हद तक, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, आप ब्लैक होल समझते हो क्या होता है? ब्लैक होल को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान नहीं है।
ब्लैक होल वो जगह होती है जहाँ पर जल्दी आप देखिए ब्रह्मांड में ऐसी जगह होती हैं जहाँ से कुछ भी चीज़ लौट के नहीं आती है, सब कुछ वहाँ जाकर ख़त्म हो जाता है, इवन लाइट रोशनी तक नहीं आती है। वो ऐसी जगह है जहाँ पर मैसिव मास माना जाता है, बहुत ज़्यादा उस जगह का द्रव्यमान होता है, बहुत ज़्यादा उसकी डेंसिटी होती है। और अगर हम स्पेस टाइम की बात करें तो वो जो जेड एक्सिस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, एक्स वाई जो आप फैब्रिक की बात करते हैं, स्पेस टाइम जो मैंने आपको समझाया है स्टैटिक पार्ट में, उसमें जो जेड एक्सिस होती है जहाँ पे आप कपड़े पर कोई सामान रख दीजिए, कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, जहाँ पर मास सबसे ज़्यादा, कपड़ा सबसे ज़्यादा झुक जाता है, और जहाँ कपड़ा झुक जाता है उसकी वजह से अगल बगल की चीज़ें उसका अट्रैक्शन में आ जाती हैं। एग्जैक्टली ब्लैक होल कुछ ऐसा ही होता है, जो कपड़े पर ऐसा मास होता है कि इतना ज़्यादा मास होता है कि नियर बाई कोई भी चीज़ आती है तो उसमें घुस जाती है, जलकर ख़त्म हो जाती है। इतनी ज़्यादा उसकी ग्रेविटी होती है कि वहाँ से कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, उसी ब्लैक होल की समझ को विकसित करने के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, अब ये वैज्ञानिक जैसे पेनरोज है, इन्होंने ब्लैक होल के फॉर्मेशन के बारे में बताया। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कंसेप्ट्स को पीछे आइंस्टाइन ने दिया था 1915 में, उसी के प्रेडिक्शंस को इन्होंने काफ़ी हद तक प्रूफ किया है। जेंजल और जेज ने क्या किया है, एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट को खोज किया है हमारी गैलेक्सी में। हाँ, जो हमारी गैलेक्सी है उसमें एक सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट की खोज की है, जिसका नाम उन्होंने सैजिटेरियस ए रखा है। क्या रखा है? सैजिटेरियस ए रखा है। यह सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और ऐसा मानते हैं कि 4 मिलियन टाइम हमारे सन से ज्यादा द्रव्यमान का है। ओके, यहां तक अगर मैं बोलूं कि सन भी एक ब्लैक होल हो सकता है अगर सन का द्रव्यमान कई गुना ज्यादा बढ़ जाए जो आज है। सारे के सारे सन के जो हमारे सोलर सिस्टम है, सौरमंडल में है, जो हमारे सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, सारे के सारे उसमें जाके खत्म हो सकते हैं। पर ऐसा होने वाला नहीं, आप घबराइए नहीं कि हमारा सन ब्लैक होल बन जाएगा और सब कुछ वहाँ जाके समा जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। तो ये जो स्टडी हुई है, गेंजल और गेज ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, उसके लिए भी इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब आपको मैं बताऊं, आप कहोगे तो सर ब्लैक होल तो दिखे नहीं जा सकते, तो फिर कैसे इन्होंने, गेंजल और गेज ने इन चीज़ों को ढूंढ लिया? असल में क्या होता है, जो सैजिटेरियस ए है, जो ब्लैक होल देखा गया, ओके, यहाँ पर क्या हुआ, असल में जो ब्लैक होल होता है उसके अगल बगल तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन थोड़े किनारे पे जाकर कुछ घटनाएं होती हैं जहां पर कुछ रेडिएशंस या कुछ तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी इमेजेस को कैप्चर किया गया। एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप, है ना, एक प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा इन टेलीस्कोप के माध्यम से इस पे नज़र रखा गया। ओके, देखिए लिखा भी है, बट द एरिया जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री कॉल्ड द इवेंट हॉराइजन। उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली जो एरिया होता है, जो ब्लैक होल के किनारे वाला एरिया होता है, ब्लैक होल एग्जैक्टली तो नहीं पता चले, उसके चारों तरफ वाला जो एरिया होता है जिसको इवेंट हॉराइजन कहते हैं, उसकी बाउंड्री को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गैस, क्लाउड्स, प्लाज्मा, स्विलिंग वायलेंटी, इस तरह की कंडीशंस होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कुछ विजिबल लाइट दिखाई देती है। उसी विजिबल लाइट और इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि इस एरिया में ब्लैक होल है, और उसकी पुष्टि की गई, जिसका नाम सैजिटेरियस ए रखा गया। ठीक है, इन्हीं कार्यों के लिए नोबेल प्राइज़ यहाँ दिया गया है। अब इन वैज्ञानिकों ने इसके पहले बताऊं तो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में जो है और भी दिया गया, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, सीधा इन चीज़ों को हम इस वाले पार्ट को हम यहाँ छोड़ते हैं, सीधा हम प्रीवियस वाली चीज़ों पर ही बात करते हैं। ओके, कि नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का कहाँ से शुरुआत हुई है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से आया है, उसकी कहानी पर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम लोग मेडिसिन के बारे में बात करें, 2020 का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया, यहाँ 3 वैज्ञानिकों को भी शेयर किया गया। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी मान लीजिए या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ बोल लीजिए, ठीक है, तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ दिया गया। वैज्ञानिकों का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, 2 तो अमेरिकन है, हार्वे जे अल्टर और द चार्ल्स एम राइस, और एक ब्रिटिश है, दैट इज़ माइकल हॉक्टन। तो माइकल हॉक्टन ब्रिटिशर्स हो गए, और हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस अमेरिकन हो गए, ठीक है, ये अमेरिकन हो गए। और जनरली यहाँ पे जो दिया गया नोबेल प्राइज़, जनरली वो हेपेटाइटिस सी वायरस की और ज़्यादा जानकारी और खोज को विकसित करने के लिए दिया गया। ओके, और हेपेटाइटिस बी और सी का क्वेश्चन 2020 के प्रीलिम्स में भी रहा है, शायद आप जानते होंगे, 2020 के प्रीलिम्स में भी रहा है। ओके, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोला जाता है। क्रॉनिक काफ़ी खतरनाक हेपेटाइटिस होते हैं। ओके, मेजर सोर्स जो होता है हेपेटाइटिस सी का, वो जनरली जो होता है, अगर हम देखें, मतलब तीनों का अगर हम खोज की बात करें, तीनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस पर है। तीनों ने काफ़ी हद तक कोशिश किया था ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस सी उसी में आता है। इन्होंने हेपेटाइटिस ए और बी के बारे में कोई इस तरह की बात नहीं की, उन्होंने ज़्यादातर सी के बारे में ही स्टडी की है। और सबसे बात बताऊं तो जनरली जब हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी सेंसिटिव होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह में ये वायरस वगैरह को
अब इन्होंने अवेलेबल बनाया है, कैसे हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न हेपेटाइटिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटली इंप्रूविंग द ग्लोबल हेल्थ, है ना। तो मतलब हम कैसे लोगों को बचा सकते हैं, या मतलब इस तरह की जानकारी जो है ब्लड टेस्ट वगैरह के माध्यम से वायरस को आइडेंटिफाई करना, तो उसकी जानकारी हेपेटाइटिस सी के बारे में इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से होता है, ठीक है। अब जनरली बात होती है हेपेटाइटिस सी है क्या। तो हेपेटाइटिस सी जनरली हेपेटाइटिस सी वायरस से होने वाली एक बीमारी है। और जनरली जो वायरस होते हैं जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं वो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँ हेपेटाइटिस सी जो है वो जनरली क्रॉनिक होता है। बी और सी दोनों ही क्रॉनिक होते हैं, जो काफ़ी खतरनाक है। हेपेटाइटिस ए ज़्यादातर बच्चों को देखा जाता है, या लेट एज में वृद्धों को देखा जाता है। ओके, और हेपेटाइटिस सी तो इतना खतरनाक है, बी भी इवन लिवर कैंसर और सिरोसिस टाइप की बीमारी कॉज करता है, जिसमें सिरोसिस में तो लीवर जो होता है स्वेलिंग हो जाती है, उसकी लीवर कमज़ोर हो जाता है। ओके, हेपेटाइटिस सी जनरली जो होता है ब्लड बॉर्न वायरस है, ये रुधिर के माध्यम से ही इधर उधर चलते हैं। अब उल्टा सीधा ब्लड वगैरह चढ़ाते हैं, कुछ होता है तो यहाँ पर चीज़ें होती हैं। अब हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन से जनरली जो एंटीवायरल मेडिसिन हैं उसके माध्यम से लगभग 95% लोगों को ट्रीटमेंट किया जा चुका है, किया जाता है। ओके, और काफ़ी हद तक जो सिरोसिस और लीवर कैंसर होकर लोगों की डेथ होने के चांसेस होते हैं, काफ़ी हद तक इसको मिनिमाइज कर दिया गया है। तो 95% केसेस में हेपेटाइटिस सी को हम क्योर कर लेते हैं। ओके, हेपेटाइटिस के वायरसेस की बात करें तो फिलहाल 5 तरह के मेन वायरस होते हैं, ABCD, डी और ई जनरली कॉमन नहीं है। जनरली कॉमन आपको A, B और C ही मिलेंगे। ओके, अगर हम A और E की बात करें तो जनरली ये फूड के थ्रू ही और वाटर के थ्रू ही एंटर करते हैं, जबकि B, C, D ऐसे होते हैं जो ब्लड वगैरह या सेक्स वगैरह या इन सब के द्वारा, है ना, इन सब के द्वारा ही ये ट्रांसमिट होते हैं। जैसे एड्स वगैरह होता है ना, काफ़ी हद तक B, C एंड D भी उसी तरीके से फैलते हैं। ओके, नोबेल प्राइज़ की कहानी हम नहीं जाएंगे, कब शुरुआत हुई, कब से क्या हुआ, है ना, उस पर नहीं जा रहे। सीधे आते हैं नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ जो कि केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है वो 2020 की केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ वो CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर्स के लिए मिला है। ओके, CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर्स के लिए मिला है। फाइन, यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं आपके सामने हैं, एक तो चारपेंटर है और दूसरा दाउदना है। इन दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन्होंने जनरली विकसित किया था CRISPR-Cas9 टूल को, जिसके माध्यम से हम किसी DNA को किसी जानवर के अंदर, पौधों के अंदर, किसी सूक्ष्म जीव के अंदर, है ना, प्रॉपर एडिट कर सकते हैं, जीन एडिटिंग कर सकते हैं। यानी कोई डिफेक्ट होता है तो उसको हम हटाकर और फिर वहाँ पर उसकी जगह नॉर्मल सीक्वेंसेस को ऐड कर सकते हैं। और ये प्रोसेस होता बहुत ही फास्ट होता है, रैपिडली होता है। ओके, रैपिडली होता है। ओके, जहाँ पर अब मान लीजिए किसी को कैंसर है और जीन थेरेपी करना चाहते हैं, और तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जैसे जर्मलाइन जीन थेरेपी एंड सोमैटिक जीन थेरेपी, जो हम लोग पीछे भी बात कर रहे थे पीछे के वीडियो में, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जेनेटिक थेरेपी प्रोसेस होता है। तो एक नया जीन थेरेपी, एक से जीन एडिटिंग, जिसको आप CRISPR-Cas9 कहते हैं, इस तकनीकी से आप तुरंत जीन थेरेपी कर लेते हैं, जीन एडिटिंग कर लेते हैं। इवन सबसे ज़्यादा खासियत की बात आपको बताऊं तो पहली बार 2 ऐसी वीमेन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, फर्स्ट टाइम इतिहास में। ये इतिहास है कि पहली बार 2 वुमेन्स को नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। CRISPR पे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, 2019 में भी आया है, 2018 में भी आया है। ओके, CRISPR जिसका पूरा नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपोर्ट्स, ये काम कैसे करता है, होता क्या मैं आपको बताऊं। एक्चुअल में Cas9 करके एक प्रोटीन होता है, CRISPR-Cas9 पूरा बोलते हैं, CRISPR-Cas9। ओके, Cas9 जो होता है CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन नंबर 9 होता है। ये क्या करता है, एक सीजर की तरह काम करता है। सीजर मतलब एक कैंची की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जो जीन आपकी बॉडी में डिफेक्टेड हो जाते हैं उनको जाकर आइडेंटिफाई कर उनको कट कर देता है, और जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वहाँ ले जाकर हम उनको सही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को वहाँ पर रिपेयरिंग करके जोड़ दिया जाता है। तो जो जीन एडिटिंग हो सकती है एज अ फास्टेस्ट जीन एडिटिंग, वो कर कर हम लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके, ये एक प्रोसीजर है जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जनरली ये होता क्या है, ये जनरली स्पेसिफिक एरिया जो जेनेटिक सीक्वेंसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, जो प्रॉब्लम होते हैं उनको कट कर उसको बाहर करता है, रिप्लेस करता है, उसकी जगह नए सीक्वेंसेस को लाकर जो करेक्ट सीक्वेंसेस होते हैं उसको जोड़कर और बंदे को सही कर देता है। ये पूरा प्रोसेस है जो होता है, जो आपको ब्रीफ में बताया गया है। अब हम बात नहीं कर रहे पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस होते हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अब बात होती है इस तकनीकी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे बड़ी बात कट कॉपी पेस्ट है। ओके, और फाइनली ये फाइंड द रिप्लेस मैकेनिज्म, एग्जैक्ट जगह पर, सही जगह पर जाकर ये सिंपल तरीके से थेरेपी करता है और फास्टेस्ट करता है। पोटेंशियल एप्लीकेशन की बात करें तो दोस्त बहुत बड़े जेनेटिक डिजीजेस को, इफेक्ट्स वगैरह को दूर कर सकता है।
ठीक है। इवन ये कह लीजिए तो डिज़ाइनर बेबी टाइप की चीज़ों को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ओके, बहुत ज़्यादा है। और मैंने अभी आपको बोला था कि अगर कोई कैंसर वैंसर टाइप की डिजीज़ है तो वहाँ पर भी इसका एक अच्छा खासा फ्यूचर हो सकता है। एग्रीकल्चर वगैरह में भी हम पौधों वगैरह के जेनेटिक चेंजेस को, जेनेटिक चीज़ों का बदलाव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ों को हम पौधों में जनित कर सकते हैं। इवन कुछ एथिकल इश्यूज भी हैं, जैसे 2018 में एक डिज़ाइनर बेबी की बात हुई जहाँ पर क्रिस्पर-कैस9 की मिसयूज़ हुआ था। चाइनीज़ रिसर्चर्स ने क्लेम किया कि जीन का बदलाव कर कर मानव के एम्ब्रियो से क्या किया गया, दो फीमेल मतलब ट्विंस का बर्थ किया गया। ये सब ठीक नहीं है, नेचुरल चीज़ों को रहने दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, नई जीन एडिटिंग टूल्स के द्वारा जो क्रिस्पर वगैरह की मदद आप कर रहे हैं, तो ये एथिकल चीज़ें मतलब एथिकली सही नहीं है कि आप नेचुरल जीवों को नहीं रहने दे रहे हैं मानव को। इस तरीके से तो भविष्य में हो सकता है कि आप मानव को अपने हिसाब से डिज़ाइन करने लगे, वही डिज़ाइनर बेबी की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग कहाँ रह जाएगा। ओके, और उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होगा अगर आप यू पीपल आर डूइंग दिस टाइप ऑफ जेनेटिक चेंजेस, तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे भी है। ओके, इवन चाइनीज ट्विंस वगैरह में देखा गया कि जीन्स वेर एडिटेड टू एंश्योर दैट दे डू नॉट गेट द इन्फेक्टेड विद द HIV, द वायरस दैट कॉजेज द एड्स। तो कुछ बेनिफिट भी है कि वायरस वगैरह जो कुछ जीन के बदलाव करके उनको HIV और एड्स से ट्रीट करने की कोशिश भी की गई है। और एक बार जब जीन में चीज़ें सही हो जाती हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलने भी लगती हैं। ओके फाइन। अच्छा, यहाँ पर आपको बताऊँ तो क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसे जीन के भी बदलाव हो सकते हैं जो कुछ गलतियां हमारे शरीर में कर सकते हैं। जब वो जेनेटिक कोड सीक्वेंस से जाके किसी प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं तो कुछ डिफेक्टेड प्रोटीन्स भी बन सकते हैं। तो ये कुछ एथिकल मतलब कुछ इस तरह के कंसर्न भी हैं जो लोग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में बोलते भी हैं CRISPR-Cas9 में। कुछ टर्म्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, जैसे नेचुरोपैथी क्या होती है। तो अगर नेचुरोपैथी आप समझना चाहते हैं तो बेटर यू पीपल गो ऑन आयुष मिनिस्ट्री की साइट, आपको काफ़ी हद तक नेचुरोपैथी के बारे में समझ में आएगा। नेचुरोपैथी का मतलब होता है नेचुरल केयर, ठीक है। आप अपनी बॉडी में उन चीज़ों को खाइए, उस तरह की एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, है ना, ये सारी चीज़ें, प्रॉपर ब्रीथिंग, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइजेज, ये हर्बल जो भी बेनिफिशियल हर्ब्स हैं, जनरल एक्सरसाइजेज हैं, ये सब नेचुरोपैथी के पार्ट हैं। नेचुरोपैथी में करते क्या है, यहाँ हम आपकी बॉडी को प्रमोट करते हैं कि आपकी बॉडी में खुद इस तरह की एबिलिटी डेवलप हो जाए जो आपकी बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हीलिंग कर दे इटसेल्फ, बिना किसी मेडिसिन के। इन प्रैक्टिसेस में होता क्या है, जो भी इन्फेक्शंस हैं जो आपकी बॉडी में बार बार आते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म फटीग, एनेक्सिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, है ना, इन सब चीज़ों से आपको बचाने की कोशिश करता है। इवन भारत सरकार ने तो 18 नवंबर को नेचुरोपैथी दिवस भी सेलिब्रेट किया है, ठीक है, डिक्लेयर किया कि 18 नवंबर को हम नेचुरोपैथी डे भी बनाएंगे, क्योंकि इसके पीछे कुछ महात्मा गांधी का एक इतिहास है। महात्मा गांधी, है ना, नेचुरल क्योर के लिए उन्होंने 1945 में इस दिन ही, ठीक है, इस दिन ही, है ना, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट किया था, ऐसे कह लीजिए। सो उसी दिवस को, है ना, उसी दिन को 18 नवंबर को आगे चलकर, तो कहीं ना कहीं इनकी कहानी पीछे महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। 18 नवंबर को हम नेचुरोपैथी दिवस भी मनाने लगे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का एक सफल टेस्ट हुआ है, सफल परीक्षण हुआ है। सतह से सतह में मार करने वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके, इसकी स्पीड जो है अराउंड 2.8 मैक है, यानी सुपरसोनिक है ये। फाइन, आपको बताया था पीछे के वीडियोस में, अगर 1 मैक से ज़्यादा और 5 मैक तक होता है सुपरसोनिक होता है। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं, ये नया ऐसा ब्रह्मोस मिसाइल है जो 400 किलोमीटर दूर तक जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी कहानी है। भारत पहले MTCR का मेंबर नहीं था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का। अब भारत MTCR का मेंबर हो गया है, तो जो प्रतिबंध का तक भारत 300 किलोमीटर से ज़्यादा की क्रूज मिसाइल नहीं बना सकता है, तो वो ख़त्म हो गया। अब वो 300 प्लस बना रहा है और किसी अन्य कंट्री की मदद भी ले सकता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, तो यहाँ पर आपको 400 किलोमीटर का न्यूज़ देखने को आ रहा है। नहीं तो पहले अगर आप ब्रह्मोस सुनते तो कभी आप 290 सुनते, कभी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से ज़्यादा आप कभी नहीं सुनते, पर यहाँ आपको ये न्यूज़ सुनने में आ रहा है। और इसी मिसाइल ब्रह्मोस के लिए इंडिया और रशिया के बीच डील हुआ था 2001 में, ओके, जिसका भारत ने ब्रह्मोस का काफ़ी सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस आज भारत की सेना में भी है, भारत की मदद करने के लिए डिफेंस सेक्टर में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए ब्रह्मोस में 2 पवित्र नदियों का नाम लिया गया, ब्रह्मपुत्र जो इंडिया का हॉली रिवर है और मास्कोवा जो रशिया का है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम ही ब्रह्मोस रखा गया। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल। ओके, इसका भी टेस्ट फायर किया गया, कहाँ से, सुखोई 30 फाइटर प्लेन से।
जो भारत ने रशिया से लिया, जनरली 4 और 4.5 जनरेशन, जनरली 4 जनरेशन फाइटर प्लेन में इसका नाम आता है सुखोई 30 का। इसका विकास भारत के डीआरडीओ ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 100 से 150 किलोमीटर की है। ये पहला इंडिजिनस एयर से ग्राउंड मिसाइल है। ओके, एयर टू सरफेस मिसाइल आप कह सकते हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल है जो डीआरडीओ द्वारा हुआ है, और सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस के बाद भारत का रुद्रम। ओके, ये ऐसा मिसाइल है जनरली डिजाइन किया गया है कि एनिमी एयर डिफेंस को सप्रेस करने के लिए, जो भी एनिमी, जो भी शत्रु वगैरह आपकी तरफ आ रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसके बहुत सारे रेंजेस हैं, इसको आप डिफरेंट एल्टीट्यूड्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं एनिमीज़ के अगेंस्ट में। और जो सर्विलेंस रडार सिस्टम है उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, उनको ट्रैक कर सकता है, उनके कम्युनिकेशन प्रणालियों वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये कई चीज़ों के लिए भी मतलब कह लीजिए मल्टी डायनेमिक है। ओके, तो उनके रडार सिस्टम, उनके ट्रैकिंग सिस्टम, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम, जो भी शत्रु हैं उन सबको बर्बाद कर सकता है। एक्वापॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोपॉनिक्स, एक्वापॉनिक्स, ये समय की डिमांड है और आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। देखिए जैसे हाइड्रोपॉनिक्स है जो मैं आपको गैस करता हूँ हमेशा, इस बार भी गैस कर रहा हूँ, हाइड्रोपॉनिक्स एक्वापॉनिक्स से कुछ ना कुछ आना चाहिए। हाइड्रोपॉनिक्स हम कहते हैं सॉइल लेस कल्चर, हाइड्रोपॉनिक्स हम कहते हैं सॉइल लेस कल्चर को, यानी यहाँ पर हम पौधे को विदाउट सॉइल लगा रहे हैं। वैसे भी पौधे सॉइल से लेते क्या, न्यूट्रिएंट्स, वाटर। अगर हम न्यूट्रिएंट और वाटर में ही पौधे को डाल दे तो, और सन की लाइट में अगर पौधा रख दें तो ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी होगी। यस, उसी को हम हाइड्रोपॉनिक्स कहते हैं। और हाइड्रोपॉनिक्स को आज अगर हम बोले तो थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर माना जाता है। एक्वापॉनिक्स को थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर माना जाता है। एक्वापॉनिक्स तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्वापॉनिक्स में करते क्या है, आप प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कीजिए और साथ साथ आप एक्वाकल्चर यानी फिशरीज भी कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। एक्वापॉनिक्स एक ऐसा इमर्जिंग तकनीक है जहां पर आप फिशेस का प्रोडक्शन तो करते हैं, साथ साथ आप पौधे भी वहां पे ग्रो करते हैं, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से, सम्मिलित तरीके से। तो सर मतलब फिश भी हो रहा है और पैदावार भी हो रही है, डेफिनेटली। क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जो फिश होता है ना, कहीं भी अगर पॉन्ड में होता है तो उसका वेस्ट होता है। वेस्ट मतलब उसकी पोटी समझ जाइए, और पोटी का मतलब समझ जाइए ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। वो ऑर्गेनिक वेस्ट पौधों के लिए एक फर्टिलाइजर का काम करता है। तो मान लीजिए यहां पर मैंने क्या किया, एक पॉन्ड लगा दिया, समझिएगा एक ऐसे डमी टाइप का एक मैं समझा रहा हूं। यहां मैंने एक पौधा लगा दिया, मान लीजिए पौधा लगा दिया। तो यहां पे क्या है, यहां पे फिशेस हैं, यहां पे फिशेस हैं। ये फिशेस का जो ये वाटर होगा, ये क्या होगा, जब वो फीकल मैटर वगैरह खाई पिएंगे तो फीकल मैटर वेटर होगा, वो यहां से लेकर उसका ऑर्गेनिक वेस्ट हम क्या करेंगे, इन पौधों के पास ले आएंगे, इन पौधों के पास से गुजारेंगे। तो पौधों को इनका क्या मिल गया, वेस्ट, फर्टिलाइजर। और यहां से जब वेस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बचा क्या, पानी, क्योंकि सारा वेस्ट तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, पौधों ने ले लिया। फिर ये पानी क्लीन होकर फिर ऊपर एक्वापॉनिक्स में आ जाएगा। यानी एक्वापॉनिक्स और यहाँ पर वाटर, पौधा दोनों साथ साथ ग्रो करें। ये पूरी कहानी है। अब देखिए यही कह रहा, फिश वेस्ट प्रोवाइड फर्टिलाइजर, समझ में आ गया, जो पौधों के ग्रोथ के लिए जरूरी है। और जो प्लांट ने है उन्हीं फर्टिलाइजर के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया और साथ ही साथ वाटर को फिल्टर कर लिया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो मैंने इस फिगर से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं मैंने समझा लिया है। शॉर्ट में जितना भी करा सकता हूं मैंने करा दिया। अब आयनस कावारत्ती क्या है, देखिए आयनस कावारत्ती भी इंपॉर्टेंट है, और रिसेंट में अगर कोई भी इस तरह का न्यूज़ रहता है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफेंस में मैंने आपको फिर बोला है, वैसे डिफेंस सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर के लिए, पर फिर भी लास्ट 10 साल में 3 बार क्वेश्चन आए हैं, और जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे करंट अफेयर से रहे हैं। तो आयनस कावारत्ती भी आपके करंट अफेयर्स के लिए ही है। ये एंटी सबमरीन वारफेयर है, जो पनडुब्बियां आती हैं उनके अगेंस्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं। इंडियन नेवी में कमीशन हो चुका है। 90% इसका जो निर्माण कार्य है भारत की तकनीकियों से ही हुआ है। यह चौथा ऐसा इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर था जो भारत वेट कर रहा था, जो प्रोजेक्ट 28 या कमरता क्लास के अंतर्गत निर्मित होने वाला एंटी सबमरीन एयर वारफेयर है। यह प्रोजेक्ट 21-28 जो है वो 2003 में अप्रूव हुआ था, जहां कुल 3 वारशिप थे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें आईएनएस कामोराता, ओके, आईएनएस कदम और आईएनएस किल्तन, ये 3 ऑलरेडी हो चुके थे। आईएनएस कावारत्ती जो था वो चौथा था जो अभी रिसेंटली न्यूज में आया। तो अब आपका चौथा भी हो गया प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत जो आईएनएस बनने थे एज अ एंटी सबमरीन वारफेयर। तो ये आईएनएस कावारत्ती याद रखिएगा, एंटी सबमरीन वारफेयर, जो कि प्रोजेक्ट 28 का चौथा वारशिप है जो रिसेंटली अभी इंटीग्रेट हुआ है। और 3 कौन कौन से हैं आपके सामने हैं, आईएनएस कामोराता, आईएनएस कदम और आईएनएस किल्तन। लास्ट टॉपिक इंफोडेमिक, बहुत जरूरी है। आप यूट्यूब पे जाइए, गंद मचा हुआ है। ओके, इवन अप्रैल मंथ में, अप्रैल
21 में। तो मैं भी काफ़ी हद तक डर गया। मेरे साथ के काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स थे जो मुझे छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है, कोविड की वजह से। तो मैंने काफ़ी हद तक क्या किया कि यूट्यूब देखना बंद कर दिया। इस तरह के निगेटिव न्यूज़ मैंने देखने बंद कर दिया, बहुत ज़रूरी थे। अक्सर कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने में आता था। मैं अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूँ। क्या रहा, आई थिंक आप सब जानते हैं। असल में क्या होता है कि आप ऑनलाइन मीडिया पर जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, तो बहुत सारे उल्टे सीधे इन्फॉर्मेशन जो हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो हैं, वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। और एग्जैक्टली ये काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी रिस्क टेकिंग और अल्टीमेटली मिसट्रस्ट जो सरकार की तरफ से होते हैं, पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेज जो हो रही हैं, उन पे भरोसा नहीं दिलाते हैं। वो बताते हैं कि सब कुछ हमारे अगल बगल गलत है। तो यहाँ पर WHO की एक चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, ओके, उन्होंने कहा कि ये इन्फोडेमिक जो है, यही इन्फोडेमिक, इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन जो होते हैं, ये इन्फोडेमिक है। ये एक सीरियस चैलेंज है भारत के लिए, एक्चुअल में कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसमें, ओके, बहुत खतरा है इस तरह के गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियाँ देना। आपके लंग्स में अगर, फेफड़े में अगर कोविड है तो आप नाक में नींबू ले लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई प्रूफ या कोई चीज़ें नहीं है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। ओके, सरकार करे तो ठीक है, लेकिन आप करें तो ठीक नहीं है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, लॉट ऑफ द फेक इन्फॉर्मेशन तो मैं कहता हूँ कि ये बीजेपी और कांग्रेस वाले एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और मैं कई लोग हिंदू मुस्लिम कर जाते हैं, कई लोग इंडिया पाकिस्तान कर जाते हैं, इंडिया चाइना कर जाते हैं, और भूल जाते हैं कि ये राष्ट्र कहाँ से आया है, ठीक है। तो सबको साथ रहना है, सबका साथ सबका विकास सिर्फ स्लोगन देने से नहीं है ना, रूट लेवल पर काम करने से होगा। तो इन्फोडेमिक मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं, इस तरह के मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस वगैरह शेयर नहीं करने हैं, ये पूरी चीज़ है। तो ये पूरा अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स रहा 2020 का, जो आपके 2021 के एग्ज़ाम के लिए काम करेगा। बाकी अगर आप में से अगर आपको स्टैटिक पार्ट का पोर्शन रह गया अभी भी, आपको अगर चाहिए तो आप पूर्वांचल इसके ऐप पे मेरा पूरा स्टैटिक पार्ट ले सकते हैं, जहाँ पर साइंस टेक इन्वायरमेंट का पूरा ही मॉड्यूल है, जो कि सबसे पॉपुलर मॉड्यूल है। और वैसे भी 30 क्वेश्चंस आपके पेपर में इन 2 सब्जेक्ट से आ ही जाते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चंस। इसके अलावा आप जनरल स्टडीज़ फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह भी ले सकते हैं, काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, पूरा GS का कोर्स है। और अगर आप गोरखपुर या आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो मैंने दिल्ली बेस्ड अध्यापकों की मदद से एक इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया है, ख़ासतौर से उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली थोड़े प्रॉब्लम में हैं, रहते हैं, और थोड़ा वीकर या मीडियम या लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास में आते हैं। तो और लड़कियों के लिए ख़ास तौर से जो विमेंस कैंडिडेट्स हैं, तो जिन्हें दिल्ली जाने में दिक्कत होती है, तो हम दिल्ली की ही टीम्स यहाँ आती हैं और आपको सारी क्लासेस ही देती हैं। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन खोलने का रीज़न भी है कि मैं अपने लिए थोड़ा सेल्फिश हूँ, क्योंकि मैं एक एज के बाद अपने घर लौटना चाहता हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ आज, जहाँ से मुझे सब कुछ मिला है। तो इसलिए मैं वहाँ पे जुड़कर वहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और या कह लीजिए बुढ़ापा मुझे यहीं बिताना है, तो मैं आगे की कोशिश कर रहा हूँ। चले, तो अगर आप इन्हीं क्षेत्रों में हैं तो आप चाहें तो फेस टू फेस कक्षाओं के लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, ये इंस्टीट्यूशंस के नंबर हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर बात कर सकते हैं, ये एड्रेस है। सो चलिए दोस्त, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगा नवंबर मंथ के साथ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। बाय।